नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष। आज आप लोगों के समक्ष पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपकृत विधि के अंतर्गत उपताप या न्यूसेंस के बारे में। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए जानें उपताप। अपदूषण अथवा उपताप, जिसे संकट या न्यूसेंस भी कहा जाता है, एक सामान्य अपकृत है। हमारे दैनिक जीवन के ऐसे कई कार्य हैं जो संकट या उपताप अथवा अपदूषण की परिभाषा में आते हैं। अपदूषण आंग्ल शब्द न्यूसेंस का हिंदी रूपांतरण है। न्यूसेंस फ्रेंच शब्द न्यूरे से बना है, जिसका अर्थ है क्षति पहुंचाना, क्षोभ कारित करना आदि। ब्लैकस्टोन ने इसे न्यूसेंसन के रूप में संबोधित किया है, जिसका अर्थ है क्षति, असुविधा, नुकसान, क्षोभ आदि। आइए इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखें। अपदूषण की विभिन्न विधिवक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर विचार करते हैं। ब्लैकस्टोन के अनुसार अपदूषण एक ऐसा कृत्य है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को आघात, असुविधा या क्षति कारित होती है। स्टीफेंस के अनुसार अपदूषण एक ऐसा कृत्य है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन या दाय योग्य अधिकार को क्षति कारित की जाती है या उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है, लेकिन जो अतिक्रमण नहीं होता है। विनफील्ड के अनुसार अपदूषण किसी व्यक्ति, भूमि के या उसके ऊपर या उससे संबंधित किसी अधिकार के प्रयोग या उपयोग में अवैध हस्तक्षेप है। पोलक के अनुसार बिना किसी विधिक औचित्य के किसी भूमि पर उससे संबद्ध किसी अधिकार में हस्तक्षेप करना न्यूसेंस अथवा अपदूषण है। सामान्य के अनुसार अपदूषण उसे कहते हैं जहां प्रतिवादी अपनी भूमि से किसी अन्य जगह से हानिकारक वस्तुओं को बिना किसी विधिक औचित्य के वादी की भूमि में जाने देता है। ऐसी वस्तुओं में पानी, धुआं, गैस, दुर्गंध, शोरगुल, गर्मी, कंपन, बिजली, बीमारी के कीड़े, जानवर आदि सम्मिलित हैं। रीड बनाम लियांस 1945 के भी 216 के मामले में न्यूसेंस की परिभाषा इस प्रकार की गई है। न्यूसेंस से अभिप्राय किसी व्यक्ति की भूमि के उपयोग या उस पर या उससे संबंधित किसी अधिकार में हस्तक्षेप करना है। इसी प्रकार भंवरलाल बनाम धनराज के मामले में भी इस परिभाषा को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि न्यूसेंस एक ऐसा कृत्य है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या इंद्रियों को कष्ट पहुंचाता है और जिसके द्वारा व्यक्ति को आघात, असुविधा अथवा क्षोभ कारित होता है। अपदूषण के प्रकार। अपदूषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला लोक अपदूषण, पब्लिक न्यूसेंस। दूसरा प्राइवेट अपदूषण, प्राइवेट न्यूसेंस। पहला लोक अपदूषण, इसे हम सार्वजनिक अथवा सामान्य अपदूषण भी कहते हैं। विनफील्ड के अनुसार लोक अपदूषण से अभिप्राय ऐसे अपदूषण से है जनसाधारण या लोगों के एक वर्ग की युक्ति युक्त सुविधा या आराम को प्रतिकूलता प्रभावित करता है। क्लार्क एवं लिंडसेल के अनुसार लोक अपदूषण एक ऐसा अवैध कृत्य है जिससे जनसाधारण के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति या सुविधा को संकट उत्पन्न हो जाता है या जिससे जनसाधारण के समान अधिकारों के उपयोग उपभोग में बाधा कारित होती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 268 में शब्द लोक न्यूसेंस की परिभाषा इस प्रकार की गई है। वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी अवैध लोक का दोषी है जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी
लोक अधिकार का उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ऐसे सभी कार्य लोक अभिदूषण की परिधि में आते हैं जिनसे जनसाधारण को बाधा, क्षति, क्षोभ या संकट कारित होता हो या कारित होना अति संभाव्य हो। सार्वजनिक स्थानों या मार्गों में गड्ढे खोदना, दीवार खड़ी कर देना, ज्वलनशील पदार्थ रखना, ध्वनि प्रदूषण फैलाना आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। लोक अभिदूषण के मामलों में सामान्यतया सार्वजनिक तौर पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत वाद नहीं लाए जा सकते। व्यक्तिगत वाद केवल तभी लाए जा सकते हैं जब यह साबित कर दिया जाए कि ऐसे लोक अभिदूषण से किसी व्यक्ति को विशेष क्षति कारित हुई है। इस संबंध में रोज बनाम माइल्स 1815 का एक अच्छा मामला है। इसमें प्रतिवादी ने एक जल मार्ग पर अपना जहाज खड़ा कर उसे अवरोधित कर दिया था। जब उधर से वादी का जहाज निकला तो उसे आगे का रास्ता नहीं मिलने से उसे अपने जहाज का माल अन्य भूमि यातायात द्वारा भेजना पड़ा, जिस पर धन व्यय हुआ। न्यायालय ने प्रतिवादी को लोक अभिदूषण का दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध नुकसानी का आदेश पारित किया। ऐसे ही मामला रामदास एंड सन्स बनाम भुवनेश्वर प्रसाद सिंह AIR 1973 घटना पटना 294 का है। इसमें अभिलार्थी प्रतिवादीगण ने नल की लाइन बिछाने का एक ठेका लिया था और इसी अनुक्रम में एक सरकारी अस्पताल के सामने सड़क की ओर कुछ गड्ढे खोदे। कुछ गड्ढे बिना ढके छोड़ दिए जाने से एक बार रात्रि के समय प्रत्यर्थीवादी अस्पताल जाते समय गड्ढे में गिर कर हताहत हो गया। न्यायालय ने अपीलार्थी प्रतिवादी को लोक अभिदूषण का दोषी ठहराया क्योंकि उससे ना तो गड्ढे के चारों ओर बाड़ लगाई थी और ना ही कोई चेतावनी संकेत अथवा रोशनी का प्रबंध किया था। नेक्स्ट केस इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 SC 1446 का मामला लोक अभिदूषण का एक चर्चित एवं महत्वपूर्ण मामला है। इसमें राजस्थान के बिछड़ी गांव में रासायनिक कारखानों से कारित वस्तु एवं जल प्रदूषण को उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक अभिदूषण माना गया और प्रभावित व्यक्तियों को विशेष नुकसानी दिलाई गई। सेकेंड पार्ट हमारा देखेंगे आप प्राइवेट अथवा व्यक्तिगत अभिदूषण क्या है। प्राइवेट अथवा व्यक्तिगत अभिदूषण एक ऐसा अभिदूषण है जो मूलतः व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति, सुख या सुविधा में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया जाता है। यह किसी व्यक्ति की भूमि या उसके ऊपर या उससे संबंधित किसी प्रयोग या उपभोग में अवैध हस्तक्षेप होता है। व्यक्तिगत अभिदूषण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कार्य किया जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि पर विधिपूर्ण कार्य करके भी अभिदूषण कारित कर सकता है यदि वह उसे अनुचित या अयुक्तियुक्त तरीके से करे। अब देखेंगे हम लोक अभिदूषण और व्यक्तिगत अभिदूषण में क्या अंतर है। लोक अभिदूषण जन साधारण के विरुद्ध अपकृत एवं अपराध दोनों होता है, जबकि व्यक्तिगत अभिदूषण किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपकृत होता है। सेकेंड, लोक अभिदूषण अपराध की कोटि में आता है, जबकि व्यक्तिगत अभिदूषण अपकृत की कोटि में आता है। थर्ड, लोक अभिदूषण विशेष क्षति या नुकसान साबित किए जाने पर अनुयोज्य होता है, जबकि व्यक्तिगत न्यूसेंस में यह आवश्यक नहीं है। फोर्थ, लोक अभिदूषण का उपशमन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि व्यक्तिगत उपशमन उससे प्रभावित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। फिफ्थ, लोक अभिदूषण के मामलों में सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, जबकि व्यक्तिगत अभिदूषण में केवल सिविल कार्रवाई की जा सकती है। सिक्स, लोक अभिदूषण जन
साधारण या जनता के एक वर्ग को प्रभावित करता है, जबकि व्यक्तिगत अवदूषण केवल किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है। अवदूषण के आवश्यक तत्व। अवदूषण की परिभाषा के आधार पर अवदूषण के आवश्यक तत्वों का विवेचन किया जा सकता है। ये वे तत्व हैं जिन्हें नुकसानी के बाद में वादी द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। सामान्यतः ऐसे तत्वों को व्यक्तिगत अवदूषण के तत्व माने जाता है, लेकिन वस्तुतः यह तत्व दोनों प्रकार के अवदूषणों के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यह तत्व निम्नलिखित है। पहला, अवैध, अयुक्तियुक्त या दोषपूर्ण व्यवधान, बाधा अथवा हस्तक्षेप। दूसरा, व्यवधान, बाधा या हस्तक्षेप का भूमि के प्रयोग या उपयोग के संबंध में होना। तीसरा, ऐसी बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप से वादी को क्षतिकारित होना। अवदूषण का पहला एवं दूसरा आवश्यक तत्व है किसी व्यक्ति की भूमि से संबद्ध किसी अधिकार के उपयोग उपभोग में अवैध या अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप करना। यह शब्द अवैध एवं अयुक्तियुक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य अपकृत नहीं होता। वह अपकृत केवल तभी होता है जब उसे अवैध या अयुक्तियुक्त रूप से किया जाए। कौन सा कार्य युक्तियुक्त है और कौन सा नहीं, यह समय, स्थान और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आइए देखें इससे संबंधित कुछ केस। अब्दुल हकीम बनाम अहमद खान, AIR 1978 इलाहाबाद 86 के मामले में इसे स्पष्ट किया गया है। इस मामले में अपीलार्थी प्रतिवादी ने प्रत्यर्थी के रसोई घर से 3 फीट की दूरी पर एक टॉयलेट बनाई तथा गंदे पानी के निकास के लिए एक नाली का निर्माण कराया। टॉयलेट का गंदा पानी इसी नाली से जाता था, जिससे प्रत्यर्थीवादी के रसोई पर में दुर्गंध आती थी, क्योंकि नाली की तरफ ही रसोई घर की खिड़की व दरवाज़ा था। न्यायालय ने इसे न्यूसेंस कहा। इसी प्रकार एक और अन्य मामला राधे श्याम बनाम गुरुप्रसाद 1985 मध्य प्रदेश 197 का है। इसमें प्रतिवादी एक परिसर में आटा पीसने का मशीन लगाना चाहता था। वादी उसी परिसर में दूसरी मंजिल पर रहता था। उसका कथन था कि आटा मशीन लग जाने से दिन रात शोर एवं कंपन होगा, जिससे उसका व उसके परिजनों का सुख सुविधापूर्वक रहना कठिन हो जाएगा। न्यायालय ने इसे अवदूषण मानते हुए वयादेश जारी किया। हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फार्म लिमिटेड बनाम एमेंट 1936 2KB 468 का इस विषय पर एक अत्यंत ही रोचक मामला है। इसमें वादी ने अपनी भूमि पर कुछ श्वेत लोमड़ियाँ पाल रखी थी। लोमड़ियाँ प्रजनन काल में अत्यंत संवेदनशील होती हैं तथा शोरगुल के माहौल में बच्चा नहीं देती हैं तो वे मरे हुए होते हैं, और देती भी है तो वे मरे हुए होते हैं। प्रतिवादी ने विद्वेष भाव से प्रेरित होकर तथा वादी को क्षतिकारित करने के आशय से अपनी भूमि में बंदूक चलाई, जिससे लोमड़ियाँ भयभीत हो गई और उन्होंने या तो बच्चे नहीं दिए और यदि दिए भी तो वह मरे हुए। न्यायालय ने इसे अवदूषण माना और प्रतिवादी को नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराया। न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का इस तरह उपयोग नहीं कर सकता कि उससे पड़ोसी को क्षतिकारित हो। लेकिन ऊषाबेन नवीन चंद त्रिवेदी बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर AIR 1978 गुजरात 13 के मामले में न्यायालय ने यह कहते हुए एक व्यादेश जारी करने से इनकार कर दिया कि फिल्म जय संतोषी माँ के प्रदर्शन से वादी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती है। कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि अवदूषण के मामले में भूमि के उपयोग के संबंध में अवैध, अयुक्तियुक्त या दोषपूर्ण हस्तक्षेप, बाधा अथवा व्यवधान का होना आवश्यक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसी बाधा, व्यवधान अथवा हस्तक्षेप से पहला स्वयं संपत्ति को, दूसरा संपत्ति के अधिभोगी की सुख सुविधाओं को या तीसरा स्वास्थ्य को क्षतिकारित हो सकती है।
अवदूषण का तीसरा आवश्यक तत्व है क्षति। प्रतिवादी के कृत्य अर्थात हस्तक्षेप, बाधा या अवरोध से वादी को क्षति अथवा नुकसानकारी होना आवश्यक है। साथ ही ऐसी क्षति अथवा नुकसान को साबित किया जाना भी अपेक्षित है। व्यक्तिगत अवदूषण के मामलों में भी क्षति को साबित किया जाना आवश्यक है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें क्षति को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि इसमें क्षति की अवधारणा या परिकल्पना कर ली जाती है, जैसे अपने पेड़ की पत्तियों को पड़ोसी की भूमि में लटकने देना, अपना धुआं पड़ोसियों के परिसर में जाने देना, अपनी भूमि में निर्मित छत को पड़ोसी की भूमि में निकालना जिससे वर्षा का पानी पड़ोसी के परिसर में गिरे आदि। इससे संबंधित एक केस है फे बनाम प्रिंटिंस 1845 CB 828 का इस विषय पर एक अच्छा प्रकरण है। इसमें प्रतिवादी ने अपने परिसर में कार्निस का निर्माण इस तरह कराया कि उसका कुछ भाग वादी की भूमि में आता था, जिससे वर्षा का सारा पानी वादी की भूमि पर गिरता था। न्यायालय ने इसे अवदूषण मानते हुए यह अवधारणा की कि इससे वादी को नुकसानकारी होना संभाव्य है। बचाव। अब हम अवदूषण के मामलों में प्रतिवादी द्वारा लिए जा सकने वाले बचाव या डिफेंस पर विचार करते हैं। प्रतिवादी अपने बचाव में निम्नलिखित तर्क ले सकता है। पहला, स्वीकृति। दूसरा, चिरभोग। तीसरा, संविधिक अधिकार या प्राधिकार। पहला, स्वीकृति। स्वीकृति एक अच्छा बचाव माना गया है। यदि प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य वादी की सहमति से है तो वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अवदूषण के लिए नुकसानी का वाद नहीं लाया जा सकता। दूसरा, चिरभोगाधिकार। चिरभोगाधिकार अवदूषण का दूसरा बचाव है। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकार को चिरभोगाधिकार के रूप में उपयोग ला रहा है तो वह अवदूषण होते हुए भी अनुयोज्य नहीं होगा। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 15 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति निरंतर 20 वर्षों में खुले तौर पर शांतिपूर्वक किसी अधिकार का उपयोग कर रहा है तो वह उसका चिरभोगाधिकार माना जाएगा और ऐसे कार्य के लिए नुकसानी का वाद नहीं लाया जा सकता है। इस संबंध में एक केस स्टरजेज बनाम ब्रिजबैन 1879-11 CHD 852 का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें प्रतिवादी मिष्ठान का व्यवसाय करता था। मिठाइयों के निर्माण में काफ़ी शोरगुल होता था। प्रतिवादी व्यवसाय 20 वर्षों से भी अधिक समय से कर रहा था, लेकिन उससे किसी को अपक्षण कारित नहीं हो रहा था। कालांतर में वह पड़ोसी की भूमि पर एक चिकित्सक ने अपना परामर्श कक्ष बनाकर वहां रोगियों का परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिवादी के कार्य शोरगुल से चिकित्सक के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता था, अतः उसने प्रतिवादी के विरुद्ध वयादेश जारी करने की मांग की। प्रतिवादी का बचाव लिया, लेकिन न्यायालय ने इसे नहीं माना क्योंकि अवदूषण की दृष्टि से चिरभोगाधिकार का प्रारंभ चिकित्सक के कार्य में बाधा उत्पन्न होने की तिथि से हुआ था। तीसरा, संविधिक अधिकार। संविधिक अधिकार या प्राधिकार से किया गया कार्य भी अवदूषण का एक अच्छा बचाव है। ऐसे कार्यों से कारित क्षति अथवा नुकसान के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। इस संबंध में बाघन बनाम टॉपवेल रेल कंपनी 1860 तथा हैम्पर स्मिथ रेल कंपनी बनाम ब्रॉन्ड 1869 के महत्वपूर्ण मामले हैं, जिनमें यह कहा गया है कि यदि किसी रेल कंपनी को किसी मार्ग पर रेलगाड़ियों को चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तब सम्यक सावधानी के बावजूद भी इंजन से निकली चिंगारियों से पड़ोसी की संपत्ति में आग लग जाने अथवा शोरगुल व धुएं के कारण पड़ोस की संपत्ति का मूल्य कम हो जाने पर प्रतिवादी को नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।